Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about the remaining part of agriculture. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि एक लैंड का एक पैच उसको क्लियर कर देते हैं पेड़ों को काट कर या उनको जलाकर. लेकिन इस तरह के एग्रीकल्चर में फार्मिंग जो है मॉनसून्स पर डिपेंड करती है, आपकी नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पर डिपेंड करती है. पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो रहती है क्योंकि फार्मर्स मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं कर पाते हैं. अब हम जानेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में प्रैक्टिस किया जाता है जिसमें पुराने तरह के टूल्स जो हैं जैसे हो, डो एंड डिगिंग स्टिक्स का यूज़ किया जाता है और इसमें फैमिली और कम्युनिटी की हेल्प ली जाती है. इस तरह की फार्मिंग मॉनसून और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पर डिपेंड करती है. इस तरह की फार्मिंग में फार्मर्स क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए और इसमें जो पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ लैंड है, जो मतलब क्रॉप्स का आउटपुट निकलता है, वो बहुत कम होता है क्योंकि फार्मर्स इसमें एक तो मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ नहीं करते, प्रिमिटिव टूल्स यूज़ करते हैं. फार्मिंग मॉनसून और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पर डिपेंड रहती है. मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं किया जाता. यही कुछ वजह हैं जिसकी वजह से पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ लैंड काफ़ी कम रहता है. अब हम जानेंगे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग के बीच में. सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो मेन एम रहता है फार्मर का, वो अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल करना रहता है, जबकि कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, एनिमल्स की रेयरिंग की जाती है और मार्केट में उनको और उनके प्रोडक्ट्स को सप्लाई किया जाता है. सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग यूज़ होते हैं, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, फैमिली और कम्युनिटी को एम्प्लॉय किया जाता है और इसमें जो आउटपुट निकलता है वो कंपैरेटिवली कम होता है. लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में ज़्यादातर काम मशीन्स के थ्रू किया जाता है. सब्सिस्टेंस फार्मिंग स्मॉल स्केल पर प्रैक्टिस की जाती है, जबकि कमर्शियल फार्मिंग में एरिया भी ज़्यादा होता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल जो पैसा लगता है वो भी ज़्यादा होता है. सब्सिस्टेंस फार्मिंग के दो टाइप्स होते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है आगे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड नोमैडिक हर्डिंग. कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड करती है आपकी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक्सेट्रा है. अब हम जानेंगे लाइफस्टाइल ऑफ फार्मर्स इन इंडिया के बारे में. इंडियन फार्मर्स की जो लाइफ है वो कंपैरेटिवली पुअर रहती है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. मोस्ट ऑफ द फार्मर्स दो क्रॉप्स को ग्रो कर पाते हैं कम से कम. दे स्टिल यूज़ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग. कुछ रिच फार्मर्स होते हैं जो अपने फील्ड्स को प्लो करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर. जनरली सारे ही फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं इंडियन फार्मर्स के, वो फार्म एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व रहते हैं. पंप सेट्स को यूज़ करते हैं ताकि अपनी फील्ड को इरीगेट कर पाएँ. ज़्यादातर इंडियन फार्मर्स को बैंक्स से लोन लेना पड़ता है या एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, उनसे लोन लेना पड़ता है ताकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की ले पाएँ या इम्प्लीमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर खरीद पाएँ. मैनी फार्मर्स सेल देयर प्रोड्यूस इन द नियर बाय मंडीज़. जो आसपास की मंडीज़ होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को उनको सेल कर देते हैं. कुछ फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स को मिडलमैन को भी सेल कर देते हैं. अब इसके कंपैरिजन में हम जानेंगे लाइफस्टाइल ऑफ फार्मर्स इन यूएसए. अमेरिकन फार्मर्स की बात करें तो काफ़ी एडवांस्ड हो गए हैं अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, वो बहुत ही कमर्शियल हो गए हैं. साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम को प्लान करते हैं, ये रेगुलर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं. अपने कंप्यूटर्स को सैटेलाइट से कनेक्ट कर देते हैं ताकि अपने फील्ड की पिक्चर ले पाएँ, अपने क्लाइमेट कंडीशन जो उनकी फील्ड को अफेक्ट करेंगी उसके बारे में स्टडी कर पाएँ. They also helps to them to use the chemical fertilizers and pesticides whenever required. केमिकल फर्टिलाइज़र्स को भी यूज़ करते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है, या पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत पड़ती है तो उसका भी इस्तेमाल करते हैं. ट्रैक्टर्स को भी यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल्स को भी यूज़ करते हैं, लेवलर्स को भी यूज़ करते हैं, कंबाइंड हार्वेस्टर्स को भी यूज़ करते हैं एंड थ्रेशर्स को भी यूज़ करते हैं ताकि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएँ. They send the samples of soil to the soil testing laboratories to check the nutrients percentage.
वो अपनी मिट्टी को सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज में भेजते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में वो डेफिशिएंट तो नहीं हो रहे हैं उसके बारे में जान पाएँ। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज सिस्टम एंड डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज। ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज सिस्टम में और मार्केट एजेंसीज में डिस्पैच कर दिया जाता है। अब हम जानेंगे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप। फूड क्रॉप की बात करें तो क्रॉप्स विच फॉर्म द बेसिक फूड ऑफ द पीपल आर कॉल्ड द फूड क्रॉप्स। और जबकि कैश क्रॉप जो कि मार्केट में सेल करने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम कैश क्रॉप कहते हैं। फ्रूट क्रॉप के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके सीरियल्स एंड पल्सेस। कैश क्रॉप के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके फाइबर क्रॉप्स एंड बेवरेजेस। कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं जैसे व्हीट, राइस, मिलेट्स। कैश क्रॉप के एग्जांपल हो जाते हैं कॉटन, जूट, कॉफ़ी एक्सेट्रा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इरिगेशन की अगर हम बात करें तो उसकी ज़रूरत हमारे देश में कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इरिगेशन इज़ एसेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। हाउएवर देयर आर सर्टेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच मेक इट एसेंशियल, क्योंकि हमारे देश में रेनफॉल बहुत ही अनइवन है। पूरे साल की बारिश सिर्फ 2-3 महीने में ही हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर ओवरलोडिंग हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ओवर द ईयर रेनफॉल का। अगर इसके अलावा भी अगर हम सोचें तो पूरे देश में बारिश का इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है कि फसल ही बर्बाद हो जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है कि आपकी फसल ग्रो ही नहीं कर पाती है। कभी कभी मानसून्स लेट हो जाते हैं, कभी इनएडिक्वेट हैं, कभी कभी सूखा बहुत ज़्यादा लंबा सूखा पड़ जाता है। तो इस तरह के सिनेरियो में इरिगेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आप रेगुलर क्रॉप प्रोडक्शन को यूज़ करना चाहते हैं। अब हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन सबसिस्टेंस एंड इंटेंसिव फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग की अगर हम बात करें तो फार्मर क्रॉप को प्रोड्यूस करता है ताकि अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल कर पाए। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। हाउसहोल्ड लेबर जो घर के ही लोग होते हैं उनका ही यूज़ किया जाता है ताकि वो फार्मिंग कर पाएँ। इंटेंसिव फार्मिंग की बात करें तो फार्मर क्रॉप को प्रोड्यूस करता है ताकि मार्केट में सेल कर पाए और इसमें साइंटिफिक टेक्निक्स का भी यूज़ किया जाता है। अब हम जानेंगे कुछ कीवर्ड्स जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हो जाता है आपका कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है ताकि मार्केट में सेल किया जा सके। एरेबल लैंड क्या होती है, ऐसी लैंड जो कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सूटेबल रहती है। कैश क्रॉप की बात करें तो ऐसा क्रॉप जो कि रेडी मनी या कैश प्रोवाइड करता है फार्मर को। सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। पिस्सीकल्चर, पिस्सीकल्चर क्या होता है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ ब्रीडिंग फिश इन अ स्पेशली कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड एनवायरनमेंट इन पॉन्ड्स एंड टैंक्स। Horticulture, horticulture is the art and science of growing flowers, fruits and vegetables for commercial use. Viticulture, viticulture is the cultivation of grapes. Mixed farming क्या होता है, mixed farming is the आप simultaneously crops को भी grow करते हैं और cattle को भी rear करते हैं, animals को भी rear करते हैं, उनके products को भी use करते हैं, sale भी करते हैं market में। Shifting cultivation क्या होता है, it is a type of farming where trees are cleared and burnt to कल्टिवेट क्रॉप्स। मतलब ऐसी फार्मिंग जहाँ पे ट्रीज़ को काट दिया जाता है, जला दिया जाता है ताकि आपको लैंड मिल सके ताकि आप क्रॉप्स को कल्टिवेट कर पाएँ। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस फार्मिंग, ऐसी फार्मिंग जो कि फार्मर की फैमिली की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए की जाती है, इस तरह की फार्मिंग को हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है कि एग्रीकल्चर की फील्ड में एक रिवॉल्यूशन हुआ था 1960s में। इसमें क्या है कि हमने यूज़ करना शुरू कर दिया हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना इंक्रीज़ कर दिया। नई नई मशीनरीज़ को यूज़ करना शुरू कर दिया जिससे मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ हो गया हमारे देश में वीट एंड राइस का प्रोडक्शन। नेक्स्ट आ जाता है आपका वर्मी कल्चर, आर्टिफिशियल रियरिंग और कल्टीवेशन ऑफ वॉर्म्स। वॉर्म्स का कल्टीवेशन होता है, उनकी आर्टिफिशियल रेयरिंग की जाती है।
उसको ताकि जो आपका फार्म और नॉन सिंथेटिक वेस्ट है उसको मैन्योर में कन्वर्ट किया जा सके, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। ये एक बहुत ही यूजफुल फर्टिलाइज़र है और ये पेस्टिसाइड्स से भी, मतलब इसमें कोई भी पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट